आइए तो ये उपनिवेशवाद और देहात का जो चैप्टर है क्लास 12 का, ये पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है। इसमें निपटाएंगे हम लोग, जय माता दी। ठीक है, चलिए इस पेज के बारे में आपको हम बताते हैं, सवाल सॉल्व कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका थीम क्या है? थीम है कि जो कपास में तेजी है, कपास में तेजी है। इसका ग्राफ भी दिया भाई यहाँ पे कुछ है ना, ग्राफ भी दिया भाई, यहाँ देख लो। ग्राफ को एक बार समझने का कोशिश करो। तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिलती है। आइए पहला सवाल यहाँ पे, पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्त? तो पहला सवाल बोल रहा है यहाँ पे 1860 का दशक, कब का? 1860 का दशक। इससे पहले ब्रिटेन में आयात की जाने वाली कुल कच्चे कपास का कितना भाग अमेरिका से आता है? 1860 से पहले जो अमेरिका से कपास कहाँ जाता था? ब्रिटेन। कितना जाता था? तो अमेरिका से जो ब्रिटेन जाता था ना कपास, मान लो 4 वो जा रहा है तो इसमें से 3 वो कपास अमेरिका का ही रहता था, मतलब 3/4 यानी 75% कह सकते हैं इसको। दूसरा सवाल है यहाँ पे, ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ, ब्रिटेन में जो है आपको कपास आपूर्ति संघ का स्थापना कब किया गया? तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के दौरान ही कपास आपूर्ति संघ, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन बनाया गया। यहाँ पर किस लिए बनाया गया? तो यहाँ पर यहाँ पे किस लिए बनाया गया? तो यहाँ पे देखो, जो अमेरिकी कपास पर है ना अपनी अत्यधिक निर्भरता थी, जिसके कारण जो ब्रिटेन निर्माता थे क्या थे? चिंतित थे। इस कारण जो अमेरिका पे निर्भरता को कम करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल। फिर आपको पता है 1857 में कपास आपूर्ति संघ बनाया गया। इसी के 2 साल बाद 1859 में क्या बनाया गया? मैनचेस्टर कॉटन कंपनी। इसका बनाने का भी मुख्य उद्देश्य क्या था? कि दुनिया के हर एक भाग में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन करना, कपास उत्पादन को प्रोत्साहन करना। ये दोनों का काम यही है कि दुनिया के हर एक भाग में कपास उत्पादन को प्रोत्साहन करना, ताकि जो अमेरिका पर डिपेंडेंसी है उसको क्या करना? कम करना। तो यहाँ पे एक से तुमको लगेगा कि ये भी ऑप्शन होगा क्या? अमेरिकी कपास की कीमतों को कम करना, कीमत को कम नहीं करना, ये ऑप्शन नहीं होगा। भारत में नए कपड़े के कारखाने खोलना, नहीं, ये भी नहीं होगा। ये सब देखो लग रहा है कि ये सब भी ऑप्शन होगा, लेकिन नहीं। दुनिया के हर एक भाग में कपास उत्पादन को क्या करना? प्रोत्साहन करना, हर एक भाग में। स्पेशली किसी, ना ही ये अमेरिका से जुड़ा है ना ही भारत से जुड़ा है। ठीक है, और जब 1857 में खुला था का ये कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, तो उसका काम था कि अमेरिका से जो कपास निर्भरता है ना उसको कम करना। तो याद रहेगा, एक से अधिक ऑप्शन नहीं मारेंगे इसमें। ब्रिटेन सरकार भारत को कपास के एक आदर्श विकल्प के रूप में क्यों देखती थी? अब क्या है कि अमेरिका से डिपेंडेंसी कम करना है, क्योंकि वहाँ पे 1861 में क्या हो गया था? गृह युद्ध हो गया था। इसके लिए कहाँ की ओर शिफ्ट करेगा? तो भारत की ओर शिफ्ट करेगा। कहाँ की ओर शिफ्ट करेगा? भारत की ओर शिफ्ट करेगा। तो भारत में से क्या देखा कि क्या क्या है? क्योंकि यहाँ पे कपास की खेती के लिए उपयुक्त भूमि और जलवायु दोनों है। लैंड भी बढ़िया है, जलवायु भी बढ़िया है, यहाँ लेबर कॉस्ट भी सस्ता है। फिर यहाँ बोल रहा है क्योंकि अमेरिका के कपास आपूर्ति बंद होने के कारण यहाँ आपूर्ति तेजी से की जा सकती थी। वहाँ पे गृह युद्ध था, तो इसके बाद यहाँ से जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा? फास्ट हो सकता है इस कारण। आइए अब दूसरा सवाल सॉल्व कराते हैं। यहाँ पर बोल रहा है 1845 के बाद, कहाँ पर है? 1845 की बात कर रहे हैं। किसानों ने अपनी कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए नए इलाकों को कृषि भूमि में बदलना क्यों शुरू किया? अब विस्तार करने के लिए क्या किया? नया नया जो इलाका है यहाँ पर भी ये कृषि भूमि को, नए नए इलाकों को भी कृषि भूमि में बदलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस समय, अच्छा, कोई किसी के विस्तार क्यों करेगा? जब इसको फ़ायदा हो, क्या हो? प्रॉफिट हो किसान को। किसान को प्रॉफिट कब होगा? जब ये प्रोडक्ट, इसका कॉस्ट क्या हो? इंक्रीज हो जाए। तो यही होगा, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमत में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। क्या हो गया था? अमेरिका में जैसे जैसे गृह युद्ध हो रहा था, उसी तरीके से भारत में क्या हो रहा है? इसको भारत में ये चुनौती में अवसर नजर आने लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुनाफे की उम्मीद में किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए
नए इलाकों में कृषि भूमि को बदलना शुरू कर दिया। और ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि सरकार ने टैक्स पूरी तरह माफ़ किया। टैक्स कभी माफ़ कर सकती है, भी पूरी तरह नहीं। अमेरिका से कपास आना बंद हो गया, नहीं, अभी अमेरिका से कपास आना बंद नहीं होगा। 1861 में क्या होगा, गृह युद्ध होगा। तो ये ऑप्शन आपको लगेगा फंसाएगा एग्जाम में, तो ये नहीं करना। यहाँ 45 का डेट पूछा रहा है और 61 से आना बंद होगा, क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनें आ गई थी। बिल्कुल नहीं, ट्रैक्टर आधुनिक मशीन आ जाएगी तो इसका क्या मतलब कि तुम लैंड अति कर देगा, नहीं ना। जब तक प्रॉफिट नहीं नजर आएगा तब तक नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ भी एक ही ऑप्शन होगा। फिर आते हैं यहाँ पे ये सवाल, कथन और कारण पे आजकल खूब ट्रेंडिंग में है ये सवाल, कथन कारण। 1840 के दशक के मध्य में दक्कन कब समय कब बोला, इसमें समय लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। 1840 बोल रहा है कि इस समय दक्कन के किसानों ने कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए नए नए इलाकों को कृषि भूमि में बदलना और अत्यधिक हल बैल खरीदना शुरू किया। बिल्कुल सही है। इस समय क्या हो रहा था, इस समय क्या हो रहा था, भूमि को कृषि भूमि में बदला जा रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का वो बढ़ रहा था, जिससे किसान को फायदा दिख रहा था। फिर बोला इसका कारण क्या, क्योंकि 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमत धीरे धीरे बढ़ने लगी। बिल्कुल यही कारण है, ना कि कोई अमेरिका वाला फैक्टर अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर भी अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। वृद्धि होने लगी थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने राजस्व की मांग को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। नहीं, ये लाइन गलत है, आधा लाइन सही है आधा गलत है, कभी माफ़ नहीं करेगा पूरा। तो ए सही है, आर क्या है, गलत है। आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, ए बिल्कुल सही है क्योंकि कीमतें बढ़ने लगी थी, किसानों खेती का विस्तार किया, लेकिन आर का आधा भाग गलत है। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजस्व टैक्स की मांग में कुछ हल्का जरूर किया था, कम जरूर किया था, लेकिन इसे पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया था। खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को बीज, जमीन, हल बैल खरीदने पे साहूकार भी पैसा कर्ज लेना पड़ता, जिससे वो कर्ज के बोझ तले दब गए। अब ये सब जो खरीदना है इसके लिए भी क्या करते थे, साहूकार से पैसा लेता, उसमें भी एक अलग जाल में फंसता वो किसान। तो ये हो गया। अब आते हैं इसमें, ये सवाल बताइए, बहुविकल्पीय विश्लेषण। अरे इधर आते हैं, सॉल्व करो। बोल रहा है 19वीं सदी में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग कब है, डेट लाइन फिर से याद करें, 19वीं सेंचुरी में। किसकी बात कर रहा है, कपड़ा उद्योग की, कहाँ का, ब्रिटेन का। और भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। मतलब ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग और उसका भारत का कंडीशन के साथ क्या तालमेल है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। बोल रहा पहला, 1860 के दशक के पहले ब्रिटेन का सूती वस्त्र निर्माता अमेरिकी कपास पर इस हद तक निर्भर थे कि कुल आयात के कच्चे माल का लगभग 75% हिस्सा अमेरिका से आता था। बिल्कुल हम बताए थे, गृह युद्ध शुरुआत होने से पहले, गृह युद्ध शुरुआत होने से पहले यानी 1861 से पहले, यानी कि 1860 के दशक से पहले, जो ब्रिटेन से अमेरिका से कहाँ जाता था, ब्रिटेन क्या, कच्चा माल क्या, कपास, कितना जाता था, 3/4। इसी 3/4 को हम बताया था कि 75% भी बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, लाल, बिल्कुल सही है। आइए दूसरा स्टेटमेंट पढ़ के दिखाते हैं आपको। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, अमेरिकी निर्भरता के दर से ब्रिटिश उद्योगपति ने भारत के एक ऐसे आदर्श विकल्प के रूप में देखा कि जहां उपयुक्त जलवायु, सस्ता श्रम, ये सब मिलने वाली सस्ता श्रम लंकाशायर के मिलों के संकट से बच सकता था। बिल्कुल, जब अमेरिका का निर्भरता कम करना था, अमेरिका की निर्भरता कम करना था तो उसने कहाँ विकल्प चुना, अमेरिका से निर्भरता कम करना था तो उसने भारत को विकल्प चुना। ये लाइन सही है कि नहीं सही, बिल्कुल सही है। क्यों चुना भारत को विकल्प, क्योंकि यहाँ पे जो अनुकूल भूमि है, उपयुक्त जलवायु है, सस्ता श्रम है, ये सब भरपाई हो जा रहा है। उसके बाद अमेरिका के डर से हम आपको बताए थे, अमेरिका के दर से ही बताए थे हमको कि वैकल्पिक कपास स्रोत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए दो चीज़ किया भी। एक तो मैनचेस्टर कंपनी स्थापना किया 1857 में, और कॉटन सप्लाई संघ का स्थापना किया 1859 में। बिल्कुल किया, लेकिन यहाँ पे डेट का हेरा फेरी है। तो सप्लाई वाला किया था 1857 में, याद रखेंगे। अब कंपनी होगा बाद में, पहले एसोसिएशन बनेगा फिर कंपनी बनेगा, ए सी मतलब एसोसिएशन बनेगा 1857 में, फिर कंपनी बनेगा 1859 में। तो ये चीज़ भूल मत करें। और दूसरा ये बताए थे कि जो 1857 में एसोसिएशन बना था तो वो अमेरिका निर्भरता को कम करने के लिए 1859 में जो कंपनी बना था उसका काम था कि पूरे दुनिया के अलग अलग भागों में कपास आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोत खोजना, ना कि इसका कोई एक जगह सोर्स नहीं था अमेरिका के लिए बना रहा है चाहे भारत के लिए बना रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए था। इसका मेनली था कि अमेरिका के निर्भरता के डर से कम करना है, ठीक है। तो कौन कौन कथन सही है, देखो यहाँ पे यही है, तीसरा असत्य है,
क्या बताए थे, ए सी। आइए अब ये सवाल पढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल पढ़ोगे, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो। यहाँ बोल रहा है दिए गए पाठ में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब कि सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करें, इसको सेट करें। पहला है ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया। अब क्रोनोलॉजी पे सवाल है कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया जाना कि 1820 के दशक के राजस्व बंदोबस्ती अत्यधिक कठोर और अपरिवर्तनीय लचीले रहे थे। बोल रहा है इसको सजाना है। पहली बात याद है कि 1820 में रैयतवाड़ी ये सब आया था, उसमें टैक्स क्या था, बहुत हाई लिया जा रहा था किसान से, बिल्कुल। फिर बोल रहा है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी कपास ढोने वाली गाड़ियों का चित्र प्रकाशित है। मैनचेस्टर कंपनी का गठन, जिसका उद्देश्य, मैनचेस्टर कंपनी का गठन कब हुआ था, कंपनी है तो 1859। इसका उद्देश्य क्या था, दुनिया के हर हिस्से में कपास उत्पादन को बढ़ावा देना, ना कि केवल भारत। ब्रिटेन में कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत की खोज के लिए कपास आपूर्ति संघ। ब्रिटेन में कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत की खोज के लिए कपास आपूर्ति संघ की स्थापना ब्रिटेन में की गई। बिल्कुल, कच्चे माल के वैकल्पिक स्रोत की खोज में अमेरिका से निर्भरता कम करने के लिए। तो ये हुआ था 1857। इतना तो पता है कि इस जोन में कौन आएगा पहले, बाकी ये तो सबसे पहले आएगा ही। ठीक है, अब हम लोग देख ले रहे हैं। नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी गलती का एहसास कब हुआ, 1820 में जो गलती किया था। अब इस गलती का एहसास इसको बाद में हो रहा है, 1840 के दशक में हो रहा है। ठीक है, कपास आपूर्ति एसोसिएशन बना, फिर कंपनी बना, फिर जो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में जो चित्र का प्रकाशन हुआ वह 62 में हुआ। कब हुआ, 62 में हुआ। कब हुआ, 62 में हुआ। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब आइए यहाँ पे 1820 के दशक से लेकर 1850 के दशक के दौरान, 20 से लेकर 50 के दशक के दौरान जो दक्कन के ग्रामीण समाज में आए आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन निष्कर्ष सबसे सटीक और तार्किक है। मतलब 20 से लेकर 50 के दौरान दक्कन का जो ग्रामीण समाज है उसमें कुछ परिवर्तन आया। कौन सा परिवर्तन आया, आर्थिक परिवर्तन आया। तो उस आर्थिक परिवर्तन को लेकर क्या बात सही है, 1840 के बाद कीमतों में वृद्धि और कृषि क्षेत्र के विस्तार ने ग्रामीण किसानों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया और वो साहूकार के चंगुल से मुक्त हो गए। ये क्या लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि साहूकार के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। 1820 के दशक के कठोर बंदोबस्त, जब 1845 के बाजार में सुधार हुआ के बाद जब 1835 के बाजार में सुधार हुआ तो कृषि विस्तार की शुरुआत लागतों यानी कि इनपुट कॉस्ट ने किसानों को फिर से ऋणदाताओं के चक्रव्यूह में ढकेल दिया। बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है। हम आपको बताए थे कि 1820 का जो व्यवस्था था रैयतवाड़ी, उसका एहसास, उसके गलती का एहसास अंग्रेज अधिकारी को 1840 के दशक में होने लगा कि हाँ मैंने गलती किया था, मैंने जो है टैक्स उसमें बहुत बढ़ा के लिया था। इस कृषि व्यवस्था की शुरुआत में क्या हुआ, जो इनपुट कॉस्ट खरीद रहे थे, इनपुट कॉस्ट मतलब कि किसान जैसे कि बैलगाड़ी खरीद रहा है, हल खरीद रहा है, अब इसको पैसा लेना है, एक तो टैक्स जाते हैं तो पैसा बच नहीं रहा है कि सामान खरीदे इनपुट, तो इनपुट के लिए कहाँ चल जाता था, साहूकार। अब साहूकार इसको किस में फंसाता था, ऋण में। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। यही आपको प्रूव करता है कि 20 से लेकर 50 के दशक के दौरान जो ग्रामीण समाज में आर्थिक परिवर्तन आया, 20 में क्या हुआ था, एक तो आपको रैयतवाड़ी लागू किया था जिसमें टैक्स ज़्यादा कर दिया था। फिर 1850 में क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। तो कृषि का विस्तार हुआ क्यों, क्योंकि जो क्रॉप्स है उसका प्राइस बढ़ने लगा, इस कारण कृषि का विस्तार हुआ। अब जब विस्तार हो रहा है कृषि का तो ऐसा ही तो होगा नहीं, इसके लिए लैंड चाहिए, चलो तुमको लैंड दे दिया, लेकिन इस लैंड को साफ़ करना होगा, साफ़ करने के लिए इनपुट चाहिए। इनपुट में क्या चाहिए,
बैलगाड़ी चाहिए सर, क्या चाहिए, हल चाहिए, और क्या चाहिए, कुदाल चाहिए। अब जो इनपुट कॉस्ट है ये सब खरीदने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए सर। अब ये पैसा कहाँ से जाके लेगा, तो साहूकार से लेगा। साहूकार कैसे करेगा, इसको ऋण जाल में फंसा देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अंततः जो किसान है वो ऋण जाल में फंस ही गया। जबकि कृषि विस्तार हो रहा है, क्रॉप का प्राइस बढ़ रहा है, तो इसको फायदा मिलना चाहिए ना रैयत को, लेकिन नहीं मिला। इसका एक तो कारण ये कि तो ऋण जाल में फंसा दे रहा है, और दूसरा कारण है कि जो टैक्स है वो ज़्यादा लिया गया था शुरुआत में। इसी गलती का एहसास जो ब्रिटिशर से उसको 1840 के दशक में होता है। यही ग्रामीण समाज में परिवर्तन है 1820 से 50 के दशक के दौरान। कितना बेजोड़ समझा है बताइए। यहाँ बोला ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कृषि विस्तार को बढ़ावा देने का एकमात्र उद्देश्य भारतीय किसानों के जीवन स्तर में सुधार और उनके ऊपर कर्ज के बोझ को कम करना था। नहीं भाई, कृषि विस्तार को क्यों कर रहा है, ताकि अपने चीज को पा सके। कपास की वैश्विक मांग केवल भारतीय बाजार पर निर्भर थी, इसलिए ब्रिटेन के उद्योगपति अमेरिकी बाजार को नजरअंदाज कर रहे थे। केवल भारत से ही करेगा, नहीं, केवल भारत से नहीं करेगा, तो वही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक से अधिक नहीं मार देना, ठीक है, एक से अधिक नहीं मार देना। आइए अब ये पेज के ऊपर हम सवाल बताते हैं, ये पेज के ऊपर सवाल बताएंगे। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। आइए आइए पहला सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा एसी। पहला सवाल बोल रहा है कि 1861 कब, 1861 ब्रिटेन के कपास आयात में भारी गिरावट आने का मुख्य कारण क्या था। हम बताए हैं भाई, कितनी बार बताए हैं, 60 से पहले अमेरिका से ब्रिटेन जाता था 3/4 75%, अब मात्र 3% रह जाएगा। क्यों, तो क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था, अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया था। ये क्रांतुरंत ये सब एक से ज़्यादा ऑप्शन को देगा तो नहीं मार देना। फिर बोल रहा है कपास की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन ने भारतीयों को एक उपयुक्त देश क्यों माना। ब्रिटेन ने भारतीयों को एक उपयुक्त देश क्यों माना, तो बताए थे, ये सभी कारण है। फिर बोल रहा है 1862 तक ब्रिटेन के कुल कपास आयात में भारतीय कपास का हिस्सा कितना रह गया। अब 1862 कौन सा टाइम पीरियड है, ये भारत के लिए फेवरेबल टाइम पीरियड है। क्या है, फेवरेबल टाइम पीरियड है। तो 90% से भी अधिक है वो अब इंडिया से ब्रिटेन जाने लगा, 90% से भी अधिक। ये हो गया चमत्कार। ठीक है, 1862 की बात है। कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे के कपास सौदागरों ने क्या कदम उठाया। कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे के कपास सौदागरों ने क्या कदम उठाया, तो वो देखो, सवाल का कहने का मतलब है कि भारत में कपास की खेती अभी पीक पे है 1862 में, गृह युद्ध के बाद, क्योंकि डिमांड है, क्योंकि यहाँ से कपास कहाँ बेचना है, अमेरिका बेचना है, अजाब रहता 90%। तो अब जो यहाँ पे बिचौलिया सौदागर है, जो सौदागर से बैठा हुआ है इधर, अब वो किसान को प्रोत्साहन करेगा कि तुम इसमें कपास का खेती करो, तो वो क्या क्या मेथड अपनाएगा। उन्होंने कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया, बिल्कुल खुद जा के देखा कि कहाँ का कपास हो सकता है, और फिर शहरी साहूकारों को एडवांस राशि दी। अब जो सौदागर है वो दे दिया साहूकार को पैसा, अभी साहूकार दे देगा किसान को पैसा। यहाँ पे ग्रामीण ऋणदाताओं को उपज का वचन देने का ऋण पत्र दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण ऋणदाताओं को उपज का वचन देने पर ऋण दिया, उपज का वचन देने पर ऋण दिया। उपज का वचन बोला कि
उपज होगा जरूर, हम तुमको वचन देते हैं, तुमको ऋण देते हैं, ये बात मानो। तो ये पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं होगा, लेकिन ये भी होगा। एक तो एडवांस दे रहा है, जिला दौरा करा, उपज का वचन दे रहा है, ये किया सौदागर यहाँ पे, ताकि अधिक से अधिक सौदागर क्या करेगा, भारत से अधिक कपास खरीद के ब्रिटेन भेजेगा। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 को शुरू होने पर ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका क्यों मच गया? क्यों मच जाएगा? क्योंकि इस कारण होगा क्योंकि जो अमेरिका से कपास आ रहा था वो गिरावट हो जाएगा। जहाँ पहले 1861 के पहले 75% आ रहा था, यानी कि 3/4 आ रहा था, और 3/4 गांठ में गिनती करें तो 20 लाख गांठें आ रही थी कपास का अमेरिका से। लेकिन वही 1862 में क्या हो जाएगी, 55,000 ही गांठ कवर रह जाएगी। तो 20 लाख का 55,000 निकालेगा तो कितना है, 3%। क्या आएगा, 3%। कीमत उमत कुछ नहीं है, गृह युद्ध का कारण है बस, कीमत उमत कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा है 1862 में ब्रिटेन में अमेरिका से होने वाले कपास का आयात सामान्य मात्रा में कितने % से कम हो गया। देखो हम एक सिचुएशन लिखते हैं 1861, एक सिचुएशन लेते हैं 1862। 61 से पहले तक की बात करते हैं, ये 62 के आसपास की बात करते हैं। इधर यहाँ पे अब बात कहाँ से हो रही है, अमेरिका से ब्रिटेन, दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। 61 के आसपास जो गांठ था, क्या था गांठ, तो वो 20 लाख गांठ था। अब जो गांठ है वो हो गया 55,000 गांठ। लाख है, ये क्या है, हजार है। फिर जो है जाता था कितना, 3/4। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 75%। अब कितना जा रहा है, मात्र 3%। तो क्या हो जाएगा, 3%। अब आइए यहाँ पे, अमेरिकी संकट के समय ब्रिटेन को कपास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बम्बई के कपास सौदागरों ने क्या कदम उठाए। भाई बताए थे सौदागर क्या करेगा, एक जिला का दौरा कर रहा है, साहूकार को एडवांस दे रहा है और सुरक्षित अति का वचन दे रहा है उपज का। फिर बोल रहा है इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ जो 20 अप्रैल 1861 को प्रकाशित हुआ, इसमें रेल युग शुरू होने से पहले कपास के परिवहन के किन साधनों को दिखाया गया है। पहले तो रेल से कपास जाने लगा बाद में, लेकिन उससे पहले क्या चीज़ से कपास जाता था, तो कपास के बोझ दबे बैल सड़क पर, शिलागर और नौका। तो बैल से, शिलाखंड से और नौका। अब यहाँ पे बोला इस क्वेश्चन को बताइए, सन 1861 में ब्रिटेन द्वारा आयातित की गई कपास की प्रत्येक गांठ का वजन कितना था। 1861 में बोल रहा है कि ब्रिटेन जो आयात करता था उस प्रत्येक गांठ का वजन पूछ रहा कितना था, 400 पाउंड था। कितना, 400 पाउंड। रेलवे युग शुरू होने से पहले नौका इस सब का प्रयोग होता था, बिल्कुल कपास के लिए मुख्य रूप से। कपास की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन मुख्य रूप से किस औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर था। अब देखो यहाँ बम्बई भी दिया भारत, तो कंफ्यूजन हो सकता है। कपास की आपूर्ति के लिए ब्रिटेन मुख्य रूप से किस औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर था, औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो लंकाशायर होगा। यहाँ बताया गया पाठ में कि जब अमेरिका से आपूर्ति बंद हुई तो लंकाशायर को कपास भेजने के लिए भारत को एक विकल्प के रूप में देखा। औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर था किस पे, लंकाशायर पे। भारत से जो कपास ले रहा है वो लंकाशायर पे जा रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता अमेरिकी गृह के बाद किसको सबसे मेन विकल्प के रूप में देखा, तब भारत होता ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा आंसर, लंकाशायर। मुंबई नहीं मार के आ जाना। आइए अब ये क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य भारतीय कपास के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अच्छा, ये 19वीं सेंचुरी के मध्य में भारतीय कपास क्षेत्र में क्या, वो उसी के ऊपर सवाल है। 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, ठीक है। ब्रिटेन ने कपास के बाजार में भारी संकट पैदा हो गया, ठीक है, जिसके कारण उसकी आपूर्ति में गिरावट है, ये भी सही है। 1862 में पता है कि भारत का हिस्सा जो है कितना हो गया, 90% हो गया। बम्बई के कपास सौदागर जो क्या कर रहे थे, आपूर्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे थे। उसके बाद जो है रेलवे युग शुरू होने से पहले जो परिवहन का मुख्य साधन था, नाव, बैलगाड़ी, ये सब था। सभी स्टेटमेंट सही है, ये बता ही दिए, सारा बातें लिख दिया। अब क्रोनोलॉजी पे सवाल है, क्रोनोलॉजी पे सवाल है। यहाँ पे क्रोनोलॉजी पे सवाल क्या है, दिए गए ऐतिहासिक विवरण के आधार पर ब्रिटेन में कपास संकट और भारत में उसके प्रभाव से जुड़ी हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम करें। बम्बई में कपास सौदागरों द्वारा कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया गया, शहरी साहूकारों को एडवांस दिया गया। ये कब होगा बताओ, ये होगा बम्बई में कब सौदागर पैसा देंगे कपास वालों को, तो जब भारत से डिमांड ज़्यादा होगा कपास का। कब हो रहा था, 1861 के बाद हो रहा था। ब्रिटेन द्वारा भारत को ये संदेश भेजे जाने की कपास को अधिक मात्रा में निर्यात करे ताकि अमेरिकी आपूर्ति को रोकने की स्थिति में लंकाशायर को कपास भेज सके। अभी लंकाशायर बेचता था, ये भी 1860 के आसपास ही है। तो पहले तो निर्देश भेजेगा, तब ना ये सौदागर वाला काम वहाँ पे होगा। ब्रिटेन में अमेरिका से होने वाले कपास घटकर ये सबसे पहले आ जाएगा, 1861 के एकदम एग्जैक्ट में आ जाएगा। ब्रिटेन में अमेरिका के 20 लाख कपास की गांठें 4000 पाउंड की आयात होता था। ये और भी होगा, 1861 से पहले ये और भी होगा। तो सबसे पहले ये होगा 4321 बस समझ पे था। अब आइए असर्शन रीजन पे सवाल, ठीक है। 1860 के दशक में क्या है, 60 के दशक में शुरुआत में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ा था, बिल्कुल। इसके बाद बॉम्बे के कपास सौदागर आए भारत, ठीक है। सौदागर लोग कहाँ हैं, बॉम्बे में। अब वो जिलों का दौरा किए, ये सब किए। क्यों किए, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण ब्रिटेन के मिलों यानी कि लंकाशायर में होने वाली अमेरिकी कपास की आपूर्ति ठप हो गई थी और भारतीय कपास पर निर्भर हो गए थे। बिल्कुल सही। सौदागर क्यों जाएंगे साहूकार के पास, क्योंकि कपास का जो सप्लाई है वह ब्रिटेन में पहुंचाना था। क्यों पहुंचाना था, क्योंकि अमेरिका के साथ ये कंडीशन हो गया था। तो बोलो सही है कि गलत, सही है। कथन कारण की व्याख्या भी है, वही बात रिपीट हो रहा है बार बार। अब ये इस पे सवाल, अब यहाँ आइए। 1860 के दशक के दौरान बॉम्बे दक्कन के कपास उत्पादन में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था। यहाँ बोल रहा है 60 के दशक के दौरान बॉम्बे के दक्कन में कपास उत्पादन होने लगा, बिल्कुल होने लगा, क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध का स्थिति हो गया था, ठीक है। सिंचाई सुविधा भारत में बेहतर हो जाएगी, तो इस कारण नहीं। कर का कमी करेगा नहीं, रेलवे का अचानक विस्तार नहीं, भाई हर एक चीज़। कपास का जो उत्पादन है ये जुड़ा ही हुआ है अमेरिका के गृह युद्ध से, याद रखेंगे। डिमांड मांगा गया, उत्पादन किया गया। फिर यहाँ बोल रहा है 1862 तक कितना, निब्बा, भारत निब्बा के लिए 90% तक पहुँचा दिया अपना प्रोडक्शन अमेरिका को, ब्रिटेन को। अब आइए यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है कि कपास की खेती के विस्तार के दौरान साहूकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ कितना राशि दी जाती थी। साहूकार देखो, एक तो सौदागर किसको देता था पैसा, साहूकार को। साहूकार किसको देगा, रैयत को। अब ये पूछ रहा है कि जो साहूकार जो है आपको रैयत को पैसा दे रहा है, ये कितना दे रहा है प्रति एकड़, कितना प्रति एकड़ बोल रहा है। तो ये देता था क्या, 10 रुपये देगा, 50 रुपये देगा, 100 रुपये देगा, सीधे सेंचुरी, याद रखो, सेंचुरी देगा। कपास के व्यापार में आई तेजी का दक्कन के अधिकांश किसानों पर क्या अंतिम प्रभाव पड़ा।
कपास का मांग में तेजी आया। तो ये पूछ रहा है इसके कारण जो साउथ के अधिकांश किसान हैं अंतिम इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अधिकांश किसान जो है कर्ज के बोझ से अधिक और दब गए। देखो एकदम ये कॉन्ट्राडिक्ट आंसर है। आपको लगेगा कि तेजी आई तो किसान का कमाई क्या होगा। डिमांड जब ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा कर देगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो उनको प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होगा, आप ये सोचोगे। लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है सभी किसान अमीर हो गए, बहुत अमीर हो गए। किसान को अपनी ज़मीन बेच दी, किसानों ने अपनी ज़मीन बेच दी, ये होगा क्या? नहीं, ज़मीन अभी नहीं बेचेगा। अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। किसान ने खेती करना छोड़ दिया, नहीं। आपको एक से अधिक ऑप्शन में सब बोलेगा नहीं, कर्ज में दब गया। क्यों? हालांकि तेजी के वर्षों के कुछ किसान धनी जरूर हुए, यहाँ बोल रहा सभी किसान, कुछ किसान धनी जरूर होंगे, लेकिन अधिकांश किसान आम किसानों के लिए इसका बुरा परिणाम हुआ। ऋण उपलब्धता के लिए और बढ़ती लागत के कारण वे कर्ज के कुचक्र में फंसे चले गए। अरे बताए थे ना ये वाला कि इनपुट के लिए, खेती के लिए कोई भी व्यापार करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये कहाँ से लेता था? साहूकार से। साहूकार का काम ही किसको ऋण जाल में फंसाओ। तो बस इसका इस सवाल के जरिए हम यही बताना चाह रहे हैं, इम्पोर्टेंट हो गया कि कपास का व्यापार में जब तेजी आया तो इससे कुछ किसान तो धनिक जरूर हो गए, लेकिन अधिकांश कर्ज के बोझ में दब गए। जमीन में बेचने वाला बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसका क्या होगा? गंगा नदी। दूसरा सवाल, अमेरिका में संकट की स्थिति बनने पे भारत के किस क्षेत्र में कपास के उत्पादन तेजी हुआ? तो भारत में क्या? हाँ ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है अमेरिका संकट के कारण भारत में कपास सूख रहा है। अब बोल रहा है किस क्षेत्र में? देखिए पहले ही क्या है, एकदम आपको कंफ्यूजन वाला ऑप्शन दे दिया है कि बंगाल आपको बहुत बच्चा मार जाएगा। यहाँ थोड़ी हो रहा है, मद्रास में भी थोड़ी हो रहा है, बॉम्बे वाले क्षेत्र में हो रहा है। बॉम्बे वाले क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ पे याद है, कैसे याद रखेंगे? दक्कन दंगा हुआ था, दक्कन विद्रोह 1875 में, ये वाला क्षेत्र में हो रहा है कपास। यहाँ से अरे भाई ऐसे भी ब्लैक सॉइल में उगता है कपास, कहाँ पर है? दक्कन के क्षेत्र में ही होगा ना। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बम्बई टर्मिनस पर कपास की गांठें क्यों इकट्ठा की जाती थी? अब इसके बम्बई टर्मिनस पे कपास का जो गांठ है उसको क्यों इकट्ठा किया जाता था? ताकि समुद्री जहाज से इंग्लैंड भेजे जा सके। यहाँ पे इकट्ठा करके बम्बई टर्मिनस पे, और यहाँ से फिर कहाँ भेजा जाता था? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कहाँ पे भेजा जाता था बताओ? लंकाशायर, मैनचेस्टर। तब ये तो बता ही दिए हैं कपास उत्पादन के कारण क्या हुआ, क्या परिणाम आया। तो बोझ तल गए, 62 में 90% तक पहुंच गया। अब ये वाला सवाल देखो, 1860 से 64 बोल रहा है, इसके दौरान कपास उगने वाली एकड़ों की संख्या में क्या बदलाव हुई? मतलब कितना एकड़ में कपास उगने लगे? तो 2 गुना हो गई। क्या हो गई? देखो कृषि का तो विस्तार हो रहा है, 2 गुना क्षेत्र में कपास उगने लगा है। इसके उगने के बावजूद जो किसान क्या हो रहे हैं, ये देखो ये सब हो क्या रहा है? दुगना उग रहा है। 90% भी कपास कहाँ जा रहा है? भारत से जा रहा है बाहर की ओर। लेकिन इसमें कमाई किसका हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है सौदागर का, साहूकार का। लेकिन जो रैयत किसान है वो जो है कर्ज में फंस जा रहे हैं, ठीक है, दोगुना होने के बावजूद। आइए अब ये सवाल को देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है रेलियों का युग आरंभ होने से पहले दक्कन से आने वाली कपास के लिए कौन सा कस्बा एक प्रमुख संग्रह था? अब बोल रहा है कि रेल युग अभी आया नहीं है, रेल युग अभी आया नहीं है, रेल युग आने वाला है। अब जो है कालीन भैया के मिर्ज़ापुर जो है, कालीन भैया का मिर्ज़ापुर एक प्रमुख संग्रह केंद्र था। कालीन भैया का मिर्ज़ापुर क्या था? एक प्रमुख संग्रह केंद्र था, ये याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर कालीन भैया का, ठीक है।
इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 23 अगस्त 1861 के अनुसार ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे के किस टर्मिनल पर कपास की गांठें, अरे बताया था ना, बम्बई टर्मिनल्स पे आता था, फिर यहाँ से समुद्र के रास्ते इंग्लैंड भेजा जाता था। और एक कपास संग्रह वाला जो इलाका था उसका नाम क्या है, मिर्ज़ापुर। यहाँ बोल रहा देखो बम्बई कपास संग्रह केंद्र जो बोल रहा है, देखो कितना पसार। मुंबई नहीं भैया, कालीन भैया कौन करेंगे संग्रह, कालीन भैया कट्टा लगा के कालीन भैया संग्रह किया, संग्रह किए। अब आइए यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है, एक सेकेंड थोड़ा पीछे चल गए हम लोग, तो यहाँ पे आके हम लोग अब बोल रहा है ये सवाल के बारे में अच्छे से पढ़े। इसको बोल रहा है औपनिवेशिक काल के दौरान, एक सेकेंड लोडिंग कितना इसमें, ठीक है 15% है। औपनिवेशिक काल के दौरान यानी कि ब्रिटिश काल के दौरान बम्बई दक्कन में कपास उत्पादन और ऋण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि भारत के बम्बई में कपास उत्पादन और ऋण व्यवस्था का क्या था। कपास में वृद्धि हुआ, ऋण व्यवस्था के कारण किसान कुचक में पहुंच गए, यही कारण होगा। जब बाजार में मंदी आती है तब ऋणग्रस्तता अपनी उधार दी गई राशि की वसूली के प्रति अधिक आश्वस्त होने के कारण किसान आसानी से ऋण देते थे। आसानी से ऋण देगा किसान, ऋणग्रस्तता हो जा रहा था। तो ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा गलत है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान बम्बई दक्कन के देहाती इलाकों में रैयतों को कपास उगाने के लिए प्रति एकड़ 100 रुपये की अग्रिम राशि दी जाती थी। बिल्कुल 100 रुपये बताए थे, सेंचुरी प्रति एकड़ आपको जो साहूकार है वो 100 रुपया देगा एडवांस के तौर पे। ऐसे 100 रुपये को चुकाने में क्या आसानी से चुकाते नहीं। साहूकार दीर्घकालिक ऋणों देने के बजाय केवल अल्पकालिक ऋण देने के लिए ही तैयार थे। अल्पकालिक नहीं, दीर्घकालिक देता ताकि ज़्यादा फंस जाए। हमको लग रहा है केवल 2 स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखो यही है ही, अल्पकालिक देगा तो कम फायदा होगा ना, दीर्घकालिक देगा तो ज़्यादा फंसेगा। अब आ गए यहाँ पे 1860 के दशक के वैश्विक कपास और ब्रिटेन पर इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 60 से 64 के दौरान बताए थे कि जो भूमि है कपास उगाने वाला वो भारत में 2 गुना हो गई। भूमि 2 गुना हो गई, 90% कपास जा भी रहा है, लेकिन किसान जो है बोर्ज में है। 1862 की स्थिति के अनुसार ब्रिटेन अपनी कुल कपास आवश्यकता का 70% भारत तैयार करता था। 100% नहीं, 90% आयात करता था। मुख्यतः भारत पर निर्भर था लेकिन और भी जगह निर्भर था। 90% होगा। कपास की खेती में आई इस भारी तेजी ने दक्कन के सभी छोटे बड़े किसानों को समान रूप से समृद्ध और ऋण मुक्त बना दिया। नहीं भाई, यही तो लूफॉल है। कपास की खेती में तेजी आई लेकिन इससे केवल कुछ ही किसान, बड़े किसान अमीर बन गए, समृद्ध बन गए, और ऋण मुक्त नहीं ऋण जाल बना दिया बहुत सारे किसान को। ये तो परिणाम हो गया, परिणाम के ऊपर सवाल था। और ये था 90% नहीं, 100% 90% निर्भरता थी भारत पे, पूरा नहीं। यहाँ क्या है, इनकरेक्ट बोल रहा है तो देखो है इनकरेक्ट, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये सवाल देखो, औपनिवेशिक भारत में कपास के परिवहन और व्यापारिक केंद्रों के विकास के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। रेल युग की शुरुआत के पहले मिर्जापुर कस्बा गंगा नदी के रास्ते कपास की घाटें भेजने के लिए दक्कन से आने वाली कपास का एक प्रमुख संग्रह केंद्र था। बिल्कुल, पहले जो है बॉम्बे टर्मिनल से कहाँ आता था, गंगा नदी के किनारे कालीन बिहार के पास, यही संग्रह केंद्र था। याद है ना, प्रमुख संग्रह केंद्र कौन था, मिर्जापुर था। मिर्जापुर आता, पहले बॉम्बे टर्मिनल से कहाँ आता, मिर्जापुर आता, फिर यहाँ से गंगा नदी के सहारे आपको समुद्र के रास्ते इंग्लैंड भेजा जाता। 1861 के ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे ने के बम्बई टर्मिनल पर कपास की गांठें जमा की जाती थी, बिल्कुल जमा की जाती थी, और वहां से समुद्र के रास्ते इंग्लैंड भेजा जाता। रेलवे नेटवर्क के विस्तार होने के बाद नदियों के जलमार्ग होने वाले पारंपरिक परिवहन बैलगाड़ी जैसे पुराने साधनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंध हो गया। पूरी तरह का भी कोई चीज़ प्रतिबंध होता है क्या?
पूरी तरह कभी कोई चीज़ प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन आप यही ध्यान रखना था, प्रमुख केंद्र पूछ रहा है तो मिर्ज़ापुर। कहाँ पे किस टर्मिनल पे आता था? बॉम्बे टर्मिनल। और उसके बाद यहाँ से समुद्र से इंग्लैंड जाता। फिर ये वाला सवाल देखिए, ये भी बढ़िया है। 1860 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे दक्कन में ग्रामीण क्षेत्रों में अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा और कपास उत्पादन में अत्यधिक तेजी आई। बिल्कुल, बहुत एकदम सबको पैसा बांटा जाने लगा कि पैसा लो और इससे इन्वेस्ट किया किसान, तो किसान जो है कपास का प्रोडक्शन भी बहुत के 90% तक अकेला भेजने लगा, सक्षम हो गया। लेकिन ये अलग बात है कि उसका दुष्परिणाम हो गया। इसका कारण क्या था कि अमेरिकी संकट का गृह युद्ध पैदा हो गया था। बिल्कुल, जिसके कारण 90% निर्भरता बम्बई के दक्कन पे पड़ गए। ए आर दोनों सही है, ए आर सही की व्याख्या करता है, वही बात घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड है, यहाँ बोला इलस्ट्रेटेड लंदन इसमें मिर्ज़ापुर के गंगा के रास्ते का जो चित्र है वो दिया हुआ है, कब प्रकाशित हुआ ये पूछ रहा है। फिर इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे का बॉम्बे टर्मिनल का चित्र दिया, वो कब हो ये पूछ रहा है। दक्कन के कपास उगाने वाले जो भूमि क्षेत्र वो दुगना होगा, ये कब ये पूछ रहा था। सबसे पहले दुगना होगा तब तो ये दोनों चित्र छपेगा, पहले प्रोडक्शन होगा तब तो उसका चित्र छपेगा कि कैसे कैसे हुआ। तो बताओ, ये दोनों इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में ही छप रहा है। तो पहले जो है बॉम्बे टर्मिनल वाला 1861, मिर्ज़ापुर वाला 1862 और 60 से 64 के दौरान, ये सबसे लास्ट में बात है, 60 से 64 के दौरान दुगना हुआ, यानी कि सबसे बाद में यही होगा। ये कब हुआ दुगना? 60 से 64, 4 साल में, 60 से 64, ये याद रखेंगे, बस आ रहा है। फिर यहाँ देखिए, औपनिवेशिक कपास अर्थव्यवस्था के विकास के चरणों को सही ऐतिहासिक क्रम शुरुआत से अंत तक व्यवस्थित करें। कपास अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ उसके बारे में बता रहा है। ब्रिटेन में कुल कपास का 90% भाग अकेले भारत किया, ये करने लगा 1862 के आसपास। अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति पैदा होने लगी, बम्बई में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा, ये गृह युद्ध हुआ था 1801 से। दक्कन के देहाती इलाकों में अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा, अब प्रति एकड़ 100 रुपये की अग्रिम राशि दी जाने लगी। ये हुआ 1861 के बाद, 1862 से पहले। कपास के तेजी के वर्षों में समाप्त होने और अधिकांश हिस्से कर्ज की बोझ तले दब गए। समाप्त ये होगा परिणाम के रूप में, तो सबसे बाद में परिणाम आएगा। पहले आएगा आपको गृह युद्ध होगा 2314, देखो हुआ। सबसे पहले क्या आएगा? गृह युद्ध आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? साहूकार पैसा देंगे। फिर क्या आएगा? कपास में प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। फिर क्या होगा? जब समाप्त होगा कपास तो उसका परिणाम देखा जाएगा कि अधिकांश किसान क्या टाइट फीस हो गया। भारत में कपास परिवहन के साधनों का ऐतिहासिक प्रभुत्व और बदलाव के चरणों का कालानुक्रम विकसित कीजिए। यहाँ बोल रहा है कि कपास परिवहन भारत में कैसे कैसे होने लगा। तो रेलवे युग आरंभ होने से पहले, जिसके बाद कपास की गांठें गाड़ियाँ और नौकायन के साथ साथ रेलवे भी भेजे जाने लगे, ये ठीक है। रेलवे युग प्रारंभ होना, रेलवे युग तो बाद में आएगा, 1854 में मेट्रोलॉजी करता है ये सब रेलवे, ठीक है। मिर्ज़ापुर वाला और एक है मिर्ज़ापुर वाला था 1862 में। अब बम्बई टर्मिनल वाला 1861 में समय था, और ये तो पूरी तरह बंद और बैलगाड़ी का स्टेशन पे पतन तक जुड़ा। अब ये हमको सजाना है, कैसे होगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कपास परिवहन को लेके। सबसे पहले क्या है, रेलवे युग से पहले मिर्ज़ापुर का नदी मार्ग सबसे प्रमुख था। रेलवे युग आने से पहले जो मिर्ज़ापुर है वो सबसे प्रमुख है। इसके बाद क्या हुआ, रेल का आगमन हो गया। कालीन भैया के बाद रेल का आगमन हो गया। फिर रेलों के आने के बाद नदी मार्ग का महत्व धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन बैलगाड़ी सब भी चलता रहा। तो सबसे पहले क्या है, मिर्ज़ापुर वाला। उसके बाद क्या हो गया, रेल चालू हो गया।
उसके बाद नदी मार्ग भी चालू रहा, लेकिन बैलगाड़ी भी थोड़ा थोड़ा चलते रहा। तो सबसे पहले मिर्ज़ापुर, फिर रेल, फिर नदी मार्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले कालीन भैया, क्या है कालीन, नदी मार्ग रेल के बाद है, ठीक है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हो। MTR, एक जूनियर NTR था, एक ये क्या है MTR, मिर्ज़ापुर ट्रेन रेलवे। जूनियर NTR था ना एक, तो NTR नहीं, इसमें कर दो MTR। चलिए 20 पेज से हम सवाल बनाते हैं। इसमें हेडिंग है, देख लो, रैयतों की अर्जी। और क्या है थीम इसका, ऋण का स्रोत सुख क्या, इसके ऊपर है स्रोत। और अन्याय का अनुभव, ये थीम है। यहाँ बोल रहा है पहला सवाल, 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने क्या सवाल उठाया। बॉम्बे गजट का संपादन हुआ 61 में, वो क्या सवाल उठाया कि दास राज्य यानी कि अमेरिका का विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। मतलब बोल रहा है कि यह सवाल उठाया कि भाई अमेरिका का स्थान भारत ले लेगा, ये सवाल उठाया लंकाशायर के लिए। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के भारतीय कपास आयात पर क्या प्रभाव पड़ा। जब गृह युद्ध समाप्ति हो गया तो ब्रिटेन के भारतीय कपास आयात पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर वही हाल हो जाएगा, साफ सुंदर बोला इसका, फिर गिरावट आ जाएगी भाई। तो यही तो सवाल उठाया था पहले कि फिर अमेरिका का जगह कौन ले लिया, अमेरिका ही ले लिया। अब इसमें कपास की मांग घटने पर महाराष्ट्र के निर्यात व्यापारी और साहूकार ने क्या कदम उठाया। क्या कदम उठाएगा, अपने कार्य व्यवहार बंद करने, अग्रिम राशि प्रतिबंध करने, बकाया ऋण को वापस मांगने लगे। अब तो देना भी बंद कर देगा, 100 रुपये जो पहले अग्रिम देता था वो भी बंद कर देगा, बकाया राशि पहले दो। बताइए भारत का सिचुएशन जहाँ पहले था ऐसे, फिर अब ऐसे आ गया 64 तक आते आते, 62 पीक पे था, 61 में यहाँ पे था, अब फिर ये हो गया सिचुएशन। बोल रहा है नए राजस्व बंदोबस्त में सरकार द्वारा राजस्व की मांग को कितने % तक बढ़ा दिया गया, तो 50 से 100%। अब कपास का एक तो मांग कम है, ऊपर से जो टैक्स आप बढ़ा दे रहे हैं 50 से लेकर सीधे 100% तक, ये दोहरा मार किसानों को झेलना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे रैयतों की अर्जी के ऊपर सवाल है। रैयतों की अर्जी के अनुसार साहूकार रैयतों यानी कि किसानों से कपड़ा और अनाज के लिए नकद दरों की अपेक्षा आमतौर पर कितने % अधिक कीमत मांगते थे। पच्चीस से 50%। रैयत की अर्जी है कि जब हम साहूकार से कपड़ा और अनाज खरीदने के लिए पैसा मांगते हैं ना, तो उस पर भी जो ब्याज है 25 से 50% मांगते हैं। मान हमको कपड़ा खरीदना है किसी रैयत को और इसके लिए पैसा मांगे साहूकार से, इस पे भी जो ब्याज लगता था 25 से 50% देता था साहूकार। रैयत की अर्जी के अनुसार जब साहूकार खेतों की उपज ले जाते थे तो वो किसानों के साथ क्या धोखाधड़ी करते थे। रैयत की अर्जी के अनुसार क्या है कि जब साहूकार ले गया उपज तो किसानों के साथ क्या करते थे, वे फसल की कीमत किसानों के खाते में जमा नहीं करते, ना ही कोई रसीद देते। मतलब तुमसे हम ले गए फसल, जो ले गए तो उसको हम कटवाए भी नहीं अपना पैसा ब्याज में कि हम ले गए हैं, और ना ही कोई रसीद देते हैं। कम लगाती उपज नहीं है, इतना चक्कर है कि रसीदें नहीं देता, ना ही बही खाता में जमा करता है। तो तुमसे खरीदे या उधार लिखवे नहीं किए, उधार कटावे नहीं किए। ऋणदाताओं द्वारा ऋण देने से इनकार करने पर रैयत समुदाय को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर थी। ऋणदाता क्या है,
ऋण नहीं दे रहा। जहाँ पहले जब कपास का था तुरंत ऋण दे रहा था, अब जो है रैयत को ऋण ही नहीं मिल रहा है। 21 बात पे गुस्सा आएगा। तो ऋणदाता वर्ग को इतना संवेदनहीन हो गया था कि वह उनकी हालत पे कोई तरस नहीं रख रहा था और देहात के परंपरागत मानकों और रीति रिवाजों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसा रीति रिवाज था कि जब मुसीबत में फंसेगा तो साहूकार माई बाप होता है उसको बचाएगा, लेकिन नहीं बचाया। शादी ब्याह में भी पैसा करने के लिए ऋण देता था तो नहीं देने लगा। ऋणदाता शहर छोड़ के चले गए। नई फसलों के दाम बहुत कम थे। नहीं, सरकार ने ऋणदाताओं पर जुर्माना लगा दिया। ये क्यों लगाएगा ऋणदाताओं पर जुर्माना? व्यवस्था ही टूट गया। अब यहाँ बोल रहा है 1860 के दशक के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र के कपास उत्पादक रैयत किसान एक अत्यंत गहरे संकट में फंस गए, जिससे उनकी भीतर ऋणग्रस्तता की प्रति तीव्र आक्रोश पैदा हुई। देखो, दशक के उत्तरार्ध मतलब कि ये 1860 के बहुत बाद, यानी कि जब कपास का डाउनफॉल हुआ तब की पूछ रहा है। तो बिल्कुल वो एक संकट में फंस गए, कर्ज के बोझ तले फंस गए, तो तीव्र आक्रोश होगा ही। अमेरिकी गृह युद्ध, क्योंकि अमेरिकी गृह युद्ध इसका क्या कारण था? क्योंकि जैसे अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय कपास के जो आयात है, निर्यात है, उसमें गिरावट है, जिसके परिणाम स्वरूप साहूकारों ने अग्रिम राशि देना बंद कर दिया। औपनिवेशिक सरकार ने रहे राजस्व बंदोबस्त कर में मांग 50 से 100% तक बढ़ा दिया। एक देखो यहाँ पे बोल रहा है, एक तो कपास का डाउनफॉल हो गया जब समाप्त हुआ, तो इससे किसान को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टे कर्ज में क्या हो गए, फंस गए। इस कर्ज को चुकाने के लिए रैयत से कुछ पैसा दे रहा था, रैयत तो कुछ पैसा नहीं दे रहा है। दूसरा जो है, ये कर्ज तो था ही, ऊपर से राजस्व व्यवस्था में 50 से 100% तक टैक्स भी बढ़ा दिया, दोहरा मारा। तो ये यार बिल्कुल सही है। अब यहाँ बोल रहा है ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दक्कन में ग्रामीण समाज में ऋणदाताओं और रैयत किसानों के बदलती संबंधों के पर विचार करें। अब जो 19वीं सेंचुरी है ना, उसके उत्तरार्ध में जो है, पहले तो बताना है कि एक तरफ दक्कन में ग्रामीण समाज में ऋणदाता इनके साहूकार का किसान का संबंध कैसे बदला, इसके बारे में चर्चा करना है। तो जब 1861 में गृह युद्ध का समय था, जब चरम पे थी, तो साहूकार बहुत ऋण देता था खुद के, ये सही है। लेकिन कपास संकट जैसे खत्म हुआ तो ऋणदाताओं ने न केवल ऋण देने से मना कर दिया, बल्कि समाज में जो पारंपरिक मानदंड है, किसानी सेवा में भी ऋण देते थे, मदद करते थे ये साहूकार, वो भी नहीं करने लगे। ये भी सही है, जब अपना फायदा था तो मदद किया, जब फायदा खत्म, संकट का समय आया तो मदद नहीं किया। उसके बाद क्या किया, रैयत अर्जी का एक बॉक्स है, उसमें लिखा गया है कि उस रैयत अर्जी के अनुसार साहूकार जो है अनपढ़ किसानों को लाचारी का फ़ायदा उठाकर उनसे जबरन कोरे कागजों या कठिन शर्तों वाले बॉन्ड पेपर पे हस्ताक्षर करवाता था। बिल्कुल ये भी सही है। ये सब संकट के बाद हो रहा है। संकट के समय किसानों की मुख्य नाराजगी इस बात पर नहीं थी कि वह कर्ज के जाल में डूब रहे थे, बल्कि ऋणदाता वर्ग की संवेदनशीलता और पारंपरिक सामाजिक उत्तरदायित्व से उनका पीछा हटना। तो इसका जो मूल जो ये भी सही है, ये भी कितना इम्पोर्टेंट बात लिखा है कि मुख्य नाराजगी इस बात से नहीं कि तुम हमको पैसा नहीं दे रहा, कर्ज नहीं दे रहा है, बल्कि जो ऋणदाता वर्ग का संवेदनशीलता है, पारंपरिक सामाजिक मानदंड उल्लंघन कर रहा है, उससे पीछे हटना। मान लो क्या था, ये था कि किसी रैयत के घर में शादी है, अब पैसा नहीं है तो ये साहूकार उसके शादी कराने के लिए पैसा देता था। कपड़ा नहीं तो कपड़ा के लिए पैसा देता था, भले ब्याज पे दे, लेकिन ये जो है सामाजिक मानदंड को भी फॉलो करना बंद कर दिया। तो ये मुख्य कारण था। ठीक है, बहुत अच्छा ये लाइन है, मुख्य कारण ये था, बहुत अच्छा लाइन है। तो सभी चारों सही है। अब यहाँ पे दे रहा है जटिल और अत्यधिक कठिन जटिल प्रश्न है। अब एक तरफ क्या है, एक तरफ हम लोग सूची दे दिए साहूकार की गतिविधि, और दूसरा उस गतिविधि के कारण किसान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो दिया गया है।
आते नगद कर की जगह ऋण दर। नगद कर की जगह ऋण दर, ये बॉन्ड पत्र लिखवाना, इसमें क्या है, फिर है खाता में एंट्री नहीं करना। फसल खरीद के ले जाता था लेकिन इसका खाता में एंट्री नहीं करवाता था। रैयत से, किसान से ले गया फसल खरीद के, लेकिन डायरी में नहीं चढ़ाता था कि हम तुमसे फ्री में फसल लिए इतना, तो तुम मेरा पैसा काट लेना, ये सब नहीं करता था। रसीद देने से इनकार नहीं, यार ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं इस वाले को। 1 का बी, 1 का क्या है, बी। नगद दर की जगह ऋण दर। नकद दर की जगह ऋण दर। किसानों से अनाज और कपड़े के बदले बाजार की सामान्य कीमत पे 25 से 25% तक उलझना, ये होगा। अब जो है, किसान अगर कभी अनाज खरीदता, कपड़े लेने के लिए पैसा लेता, तो उसमें भी 50 से 25% अधिक वसूल करता। यही है नकद दर की जगह ऋण दर। बॉन्ड पत्र लिखवाना, तो किसान को घर खर्च, कपड़ा और अनाज के लिए मजबूरन कठिन शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जाता है, वो भी ज़्यादा शर्तों पे। यही है बॉन्ड पत्र पे लिखवाना। तीसरा है खातों में एंट्री ना करवाना। खाता में एंट्री ना करवाना। किसानों को खेती के उपज को अपने नियंत्रण में ले लेना, लेकिन उनके खातों में उसका सही कीमत का उल्लेख नहीं करना। बिल्कुल, जो उपज है उसको ले रहा है, लेकिन उसमें सही प्राइस है उसको लिख नहीं रहा है। और है यहाँ पे रसीद देने से इनकार करना। फसल तो ले जाता था लेकिन उसका कोई रसीद नहीं देता था कि हम देखो तुमसे इतना फसल खरीद के ले जा रहे हैं, तुम काट लेना पहले वाले में। तो ये अभी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में हो रहा है, नकद दर की जगह ऋण दर, तो यही है। बॉन्ड पत्र, तो यही है। एंट्री ना करवाना, तो यही है। रसीद ना देना, तो वही फसल वाला हो जाएगा, फसल का रसीद ना दिया। अब यहाँ पे 1820 और 30 के दशक के शुरुआती बंदोबस्त के बाद जब औपनिवेशिक सरकार ने दक्कन क्षेत्र में नए राजस्व व्यवस्था को लागू किया, तो रैयत की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई। बिल्कुल, इस नए व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा आर्थिक विश्लेषण सबसे सटीक है, तो डी। यह व्यवस्था ऐसे समय में आया जब बाजार में कृषि उत्पादकों की कीमत गिर रही थी, ठीक है, गिर रही थी, और कपास खेत से गायब हो रहे थे, जिसके कारण बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए किसान असंभव हो गया, पुनः ऋणग्रस्तता की जाल में फंस गया। ये कब है, 1820 से 30 के दशक का बात कर रहा है, उस समय जो राजस्व व्यवस्था लाया। याद है ना, 20 का जो गलती किया था वो रियलाइज होता है 1840 में, तो यही 20 में यही गलती किया था, टैक्स बढ़ा दिया था, 50 से 100% तक टैक्स बढ़ा दिया था। रैयत तरजीह मुख्य रूप से किसके खिलाफ और शिकायतों के बारे में, तो साहूकार के बारे में, कि साहूकार हमको पैसा नहीं दे रहा है, सामाजिक मानदंड उल्लंघन कर रहा है। अर्जी के अनुसार साहूकार किसानों को के उच्च दामों पर सामान क्यों नहीं बेच रहे थे, क्योंकि किसान नकद भुगतान नहीं कर पा रहे थे और उधार लेने के लिए मजबूर थे। किसान साहूकारों के प्रति अत्यधिक नाराज क्यों थे, मेन क्यों नाराजगी था, क्योंकि साहूकार किसानों की हालत के प्रति असंवेदनशील हो गए थे और उनकी सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन कर रहे थे। उधार देना बंद कर दिए तो कारण है, लेकिन जो अधिक मुख्य कारण क्या होगा, ये वाला होगा। कपास की खेती के दौरान टैक्स की मांग में कितना वृद्धि हो गई थी, टैक्स की मांग में कपास की खेती के दौरान तो 50 से 100% तक वृद्धि हो गई थी टैक्स।
अब यहाँ पर है, साहूकार किसानों की उनकी फसल के बदले रसीद क्यों नहीं देते थे? ताकि वो किसान के खातों में सही कीमत ना जोड़े कि हम तुमसे ले गए खरीद के तो तुम ब्याज में काट लेना इतना, और अधिक कर्ज में इसको फंसा सके। ठीक है, तो ये रैयतों की अर्जी में ये लाइन लिखा हुआ भी है। सबसे हार्ड हमको यही क्वेश्चन लगा, ये बना। ठीक है, चलिए अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते